Good morning, class 6 students. In the last topic, we talk about the Mahajanpad. So we will go to the next lines of this topic, Mahajanpad. As we know, about 2,500 years ago, some Janpad became more important than others. मतलब 2,500 पहले जो जनपद थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए थे जो अदर छोटे छोटे किंगडम थे उनसे, और उन्हीं को बाद में महाजनपद बोला गया। ठीक है, सम ऑफ दीज आर ऑन शोन ऑफ मैप में ये दिखाए हुए हैं। अभी हम इनके बारे में बेटा यहाँ बात करेंगे। मोस्ट महाजनपद है कैपिटल सिटी, पता है आपको? ज़्यादातर जो महाजनपद होते थे, क्योंकि अब वो इतने लार्ज किंगडम और अपनी लार्ज रेवेन्यू के चलते इतना बड़े हो गए हैं, तो उनकी अपनी एक कैपिटल सिटी भी होती थी। तो जब जनपद और महाजनपद में एक डिफरेंस की बात आएगी ना, तो उस डिफरेंस में हमेशा कैपिटल की बात ज़रूर आएगी कि जनपद में कैपिटल नहीं हुए, लेकिन महाजनपद में अपनी खुद की उनकी कैपिटल होने लगी। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब होता है चारों तरफ किले से दीवार बना देना, किले के चारों तरफ। इट मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, कि वो लकड़ी की दीवारें बनाई हों, ब्रिक से बनाई हों, स्टोन से बनाई हों, इस तरह की दीवारें वहाँ पे बनाई हुई थी। अब देखिए गांधार है, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं वो बड़े महाजनपद है, और जो छोटे मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं वो उनकी कैपिटल दिखाई है। जैसे गांधार की कैपिटल तक्षशिला, अवंती की कैपिटल उज्जैन, और मगध, अंग, वैशाली, वज्र, कौशल, पांचाल, कुरु, हस्तिनापुर, ये इस तरह से राजगृह, ये सारे के सारे आप देखते हैं प्लेन एरियाज में। अगर आज का मॉडर्न टाइम आप देखें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश, और ये तो खैर आज पाकिस्तान में चला गया तक्षशिला, ये मेन इम्पोर्टेंट जनपद या महाजनपद सिटी थी। ठीक है, आगे देखिए। Forts were probably built because people were afraid of attacks from the other kings and needed protection. अच्छा ये बताइए किले क्यों बनाए जाते थे? किला यानी किला वो जगह जो चारों तरफ अच्छे से प्रोटेक्टेड हो। तो बेटा वो इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि लोगों को जो है डर रहता था कि जो बाहरी लोग हैं, राजा हैं, वो उन पर कहीं अटैक ना कर दें, इसलिए उनको ज़रूरत होती थी प्रोटेक्शन की। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were building by really large, tall and impressive walls around their cities. अच्छा दूसरा रीज़न पता है क्या है? दूसरा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ इसलिए उसको बनवाते थे किलों को और इस तरह से प्रोटेक्शन करते थे ताकि वो बता सकें कि वो कितने रिच हैं, कितने पावरफुल राजा हैं, और कितना बड़ा बनवा सकते हैं, कितना ऊंचा बनवा सकते हो, कितनी इम्प्रेसिव भव्यशाली दीवार कि लोग देखें और कहें कि हाँ ये राजा तो वाकई में हर चीज़ में ही बहुत आगे है। अगर इतना पावरफुल है तो सोचिए उसकी आर्मी कितनी पावरफुल होगी। यानी एक सिंबल, अट्रैक्शन दिखाना कि यस हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने बड़े साम्राज्य में हैं। ये सारी चीज़ें भी करने के लिए उस टाइम इस तरह की फोर्टिफाइड चीज़ें बनवाई जाती थी। Also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. अच्छा तीसरा रीज़न क्या है कि जो लैंड है और जो लोग हैं उसके अंदर जो रह रहे हैं, ठीक है, अब इनको कंट्रोल करना राजा के लिए आसान है ना। ये चीज़, इन जो फोर्टिफाइड एरिया में रह रहे हैं उनको कंट्रोल करना आसान है राजा के जरिए। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बड़ी आसानी से बन जाती थी। आप राजस्थान में या फिर साउथ में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में कई जगह जाएंगे और आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे जो फोर्ट हैं, किले हैं, उनको बनाया जाना कितना हार्ड काम। किसी को पहाड़ी काट के बनाया गया है, किसी को किसी जगह बनाया है, फिर वहाँ से उसके चारों तरफ 4 दीवारें भी बनानी है, मतलब बॉर्डर से पूरा उसको सिक्योर करना है। मतलब एक बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती थी। Thousands or if not lakhs of bricks and stone had been prepared. हजार ही नहीं, लाखों ईंट और पत्थर तैयार किए जाते थे। This is done
meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children। और यही नहीं, इसका मतलब आप ये भी समझ लें कि जो लेबर होती थी इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा लेबर लगती थी, जो प्रोवाइड की जाती थी थाउजेंड्स ऑफ मैन के ज़रिए, वुमेन के ज़रिए, उसमें बच्चे भी होते थे, यानी कि ये सभी जो है एक तरह से काम करने के लिए आते थे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस, और ये सब करने के लिए रिसोर्सेज, पैसा हो या कोई अदर चीज़ हो, मटेरियल हो, उन सभी चीज़ों को बेटा ढूंढ के ये सारे काम जो है करवाए जाते थे। ये देखिए, ये फोर्टिफिकेशन वॉल है कौशाम्बी की। कौशाम्बी जो है आज इलाहाबाद के पास एक जगह है। ये देख रहा है कि ब्रिक से बनी हुई है, ये प्रेजेंट डे इलाहाबाद के पास है। और कहते हैं कि ये जो पार्ट है दीवार का इस तरह से, ये देखिए चढ़ाई है धीरे धीरे करके, अलग स्टाइल में बनी हुई है। ये गोल गोल बड़े बड़े गुंबद होते हैं ताकि कोई चढ़ ही ना सके। 2500 साल पहले बनाए थे। मतलब ये एक सोर्स दिखा दिया है आपको, ये एक पिक्चर दिखा दी। अब आप सोचिए ये आदमी कितनी ऊंचाई पे है और ये नीचे किस तरह से इसकी बनावट है। द न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज। अच्छा, अब क्या होने लगा था पता है आपको? जब आप अर्ली सिटीज से लास्ट चैप्टर से अब देखेंगे डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस, तो अब देखेंगे अब आर्मी रखने लगे हैं। पहले आर्मी नहीं रखते थे। सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी मिलती थी बेटा, और मेंटेन करते थे वो किंग, मतलब राजा ही अपने लोगों को सैलरी देगा। सिंपल सी बात है, पूरा साल भर ऐसा होता था। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड बाय यूजिंग पंच्ड मार्क कॉइन्स। अभी पता है सिक्कों के बारे में आएगा, तो अलग अलग सिक्के भी दिए जाते थे। जैसे आज आपको करेंसी की फॉर्म में सैलरी मिलती है आपके फादर्स को या बड़े लोगों को, तो ये पेमेंट सिस्टम जो है उस टाइम इतना डेवलप होने लगा था। आप सोच के देखिए, ठीक है। आगे देखेंगे आप कॉइन्स के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे। अब देखिए टैक्सेस के बारे में बात आ गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है, शॉर्ट आंसर भी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी। टैक्स तो सभी लोग जानते हैं, आज भी जो गवर्नमेंट आपसे लेती है हम सबसे लेती है, और उसके बाद उस पैसे का डेवलपमेंट में यूज़ होना उसी पैसे से। एज द रूलर्स ऑफ महाजनपद वर, अब यहाँ पे ये क्या बताया पता है आपको? कि जो रूलर्स थे महाजनपद के वो क्या क्या कर रहे थे। ए, बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट, बहुत बड़े बड़े किले बनवा रहे थे। बी, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, बहुत बड़ी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने लगे थे, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत भी होती है। दे नीड मोर रिसोर्सेज। जब इतना सब आप चीज़ें मेंटेन करेंगे तो इन सब चीज़ों को करने के लिए रिसोर्स भी चाहिए, चाहे वुमेन हो, चाहे पैसा हो या अदर चीज़ हो, कुछ भी, फूड हो, कपड़े हों, घर हों, तलवारें हों, हथियार हों। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज, और उनको ये सब करने के लिए क्या, कि सेना को मेंटेन किया जाए, किलों की देखभाल की जाए, बनाने के लिए आर्किटेक्चर हो, इंजीनियर हो, इन सबको करने के लिए ऑफिशियल्स होते हैं बेटा, काम काज करने वाले लोग भी चाहिए जो ये सब चीज़ देख सकें। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स थ्रो ब्रॉड बाय पीपल। अब आप इससे पहले देखते थे यज्ञ हुआ करते थे तो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करके गिफ्ट आया करते थे, लेकिन वो ओकेजनल होते थे, मतलब कभी कभी जो प्रोग्राम हुआ तो राजाओं को बहुत सारे लोग गिफ्ट देने आए। एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ जनपद, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। अब पता है क्या किया? ओकेजनली जो गिफ्ट लाए जा रहे हैं पीपल के जरिए, उसके जरिए उन्होंने राजा जो होते हैं जनपद के, फिर महाराजा, फिर बहुत सारे लोग आएंगे महाजनपद में, उन्होंने ना रेगुलर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया बेटा। यानी शुरुआत हुई जनपद के राजाओं से, यानी कि वहाँ के राजा अब टैक्स लेने लगे डेली। मतलब जो महीने की कमाई होगी उस पे दो, जो फसल की कमाई होगी उस पे दो, यानी कि पूरा थ्रू आउट द ईयर ये प्रोसेस चलने लगा, जो आज भी मौजूद है। अब देखिए यहाँ कई सारे इंपॉर्टेंट टैक्स आएंगे बेटा यहाँ पे, तो आप उसको पॉइंट की तरह समझे। जैसे पहला पॉइंट क्या है, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि पहला जो बेटा टैक्स है वो किस पे है? फसल पे, क्रॉप्स पे। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो किसान ही थे, आज की तरह सारी चीज़ें मॉडर्न तो थी नहीं। तो जो टैक्स था ना क्रॉप्स पे, किसानों पे, द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ वट वाज प्रोड्यूस्ड। अगर आपने कुछ भी पैदा किया है तो उसका 1/6 पार्ट, यानी 1/6। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 100 kg राइस हुआ या 100 kg गेहूँ हुआ मान लीजिए,
तो उसका 6th पार्ट कितना हो गया बेटा, उसका 6th पार्ट लगभग लगभग हो गया। इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 40, नो 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 नो, 6 1 जा 6 एंड 4 0, ये हुआ आपका 6 7 6 6 36, यानी कि 16 पॉइंट कुछ कुछ आगे जाके किलो, यानी कि 100 किलो अगर आपकी पैदावार हुई है तो राजा जो आपसे टैक्स वसूलेगा वो 16 किलो गेहूं या अनाज का वसूलेगा। दिस वाज नोन एज भाग और शेयर, इसको भाग या शेयर कहते थे। शेयर इंग्लिश का वर्ड हो गया, भाग हिंदी का वर्ड हो गया। ये बहुत ही पॉइंट इम्पोर्टेंट्स हैं जो आप समझ रहे हैं। क्रॉप्स पे किस तरह का टैक्स था, भाग था या शेयर, कितना था 1/6 था, किससे लिया जाता था, फार्मर से। ठीक है। सेकेंड टैक्स की बात करें, देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। क्राफ्ट पर्सन चाहे वो जो भी बनाते हैं, चाहे आप पॉट बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं या कुछ और चीज़ें बनाते हैं, इस तरह कला वाले जो चीज़ें बनाने वाले लोग हैं, उनसे भी लेबर की फॉर्म में ये सब चीज़ें कलेक्ट की जाने लगी। फॉर एग्जांपल ए वीवर, चाहे बुनकर हो, स्मिथ या लोहार हो, मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ ऑफ द किंग। तो उनके लिए टैक्स की पॉलिसी क्या थी। अब एक बात बताइए आप, हर महीने के एक दिन में अगर वो राजा के यहाँ काम करेगा तो जो उसकी एक दिन की सैलरी है या एक दिन की कमाई है वो तो राजा के ही तो पास चली गई। ये यानी कि पूरे मंथ का एक दिन वो राजा के यहाँ काम करेंगे, राजा के लिए चीज़ें बुनेंगे, राजा के लिए चीज़ें बनाएंगे, राजा के लिए चीज़ करेंगे और उस दिन उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर 30 डेज़ का मंथ है तो 29 डेज़ तो वो अपनी सैलरी और कामकाज चलाएगा, लेकिन एक दिन के लिए वो राजा के पास होगा, यानी एक दिन का पूरा हिस्सा राजा के पास चला गया। नंबर 3, हर्डर्स, चराने वाले, गाय भैंस चराने वाले चारागाह लोग, वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। अच्छा, वो कैसे टैक्स देंगे, या तो आप जानवर दीजिए, कैसे, अच्छी अच्छी भैंस दीजिए राजा के दरबार में, गाय दीजिए, भेड़ दीजिए, ऊँट दीजिए, ताकि उनका अच्छा दूध पिए और राजा भी भाई अच्छा दूध खाए पिए। और उसके जो एनिमल प्रोडक्ट हैं, चाहे घी हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे वो दो आप। यानी इस तरह से खाना पीना, पैसे से, काम से, हर किसी से वो चीज़ ली जाने लगी, उनसे भी इस तरह के टैक्स के फॉर्म में चीज़ें होने लगी। नंबर 4 पे आ जाइए, देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। अगर आप व्यापारी हैं, आप कोई चीज़ लाए बाहर से, आप चीज़ बेच रहे हैं, तो उस पर से भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये, जैसे आज की डेट में किसी की एक बड़ी शॉप होती है बेटा, वो किराया भाड़ा भी देता है, वो जीएसटी भी भरता है, वो कई तरह के टैक्स देने के बाद तब आपको देता है। लेकिन जो कस्टमर होता है, कस्टमर ही वो पर्सन है जिससे वो सारे टैक्स वसूले जाते हैं। जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है MRP और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है और ये सारे टैक्स इसमें इंक्लूड है, तो वो आप देते हैं सारी चीज़। तो खरीदने बेचने की चीज़ों पर भी टैक्स होने लग गया। और लास्ट 5th, हंटर और जो गैदरर हैं, शिकारी हैं और ये सब एक साथ रहने वाले घुमक्कड़ लोग हैं, उनसे भी कहा गया कि जो फॉरेस्ट पे आप जो चीज़ें, फल हों, औषधियाँ हों, लकड़ियाँ अच्छी अच्छी हों या कुछ भी हरी औषधि हो, कुछ भी, उस पे भी वो कुछ ना कुछ राजा को पहुँचाएं। यानी कि हर पर्सन पे ऊपर से नीचे एक टैक्स पॉलिसी लाई गई। आप सोचते हैं उस टाइम कितना अच्छा टाइम रहा होगा। ओके, फिर यहाँ से आपका जो टॉपिक है वो है चेंज इन एग्रीकल्चर। ये बड़ा इजी है सच कहूँ तो, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंज होने लगे। जैसे पहले नॉर्मल फसलें यूज़ हो रही थी, अब कुछ फसलें बढ़ जाएंगी। ठीक, फिर आप देखेंगे कि उसके तरीके बढ़ गए, कुछ मशीन छोटी छोटी यूज़ करने लगे हाथों वाली, वो चीज़ आप पढ़ेंगे इसमें। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। अगर जैसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन यही आ गया, व्हाट वर द मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर, क्या चेंजेस थे, तो 2 मेजर चेंजेस थे बेटा। वो कौन कौन से थे जरा पॉइंट में समझ लेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन फ्लो शेयर। वो हल जानते हैं आप, नीचे उसमें लोहे का और उसके आइटम्स का बना हुआ, मशीन से बना हुआ, पुराने ज़माने में होता था बेटा, ऐसे करके ऐसे होता था, यहाँ हत्ती होती थी और यहाँ पे पूरा लोहे का होता था। और भी होते हैं जिसमें 3 हाथ पैर होते हैं, वो मिट्टी को खोदता हुआ चला जाता है। पहला तो वो था।
This means that heavy clayey soil could be turned over better than if a wooden plowshare so that more gain would be produced. वो होता क्या है कि इससे मट्टी, ये जैसे ये मशीन अगर आप चलाएंगे और इसे आगे बढ़ाते जाएंगे आगे बढ़ाते जाएंगे, तो जो मट्टी होगी वो धीरे धीरे पलट के ऐसे होने लगेगी। तो नीचे की मिट्टी ऊपर आना, ऊपर की मिट्टी नीचे जाना, तो एक बेहतरीन मिट्टी तैयार होती थी ताकि उस पर हम अनाज अच्छे से उगा सकें। पहला तो ये हो गया, फ्लो शेयर आयरन लोहे के हम शुरू कर चुके थे। अब देखिए दूसरा क्या था, दूसरा बेटा था पीपल बिगेन, देखिए ये है सेकंड और ये रहा वन, ठीक। पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी ये जो फसलें होती है ना, इसको ट्रांसप्लांट करने लगे। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट स्पेलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। पहले क्या होता था कि नॉर्मल बुवाई होती थी बेटा, मतलब गेहूं के अनाज के दाने हों, किसी के भी दाने हों, उनको बुवाई करना। अब वो क्या करने लगे पता है, उनको प्लांट करने लगे। जैसे आज होता है ना, आज एक तरीके से आप एक टाइम पे चीज़ों को बोना शुरू करते हैं फिर होता है, ठीक उसी तरह से वो सारी चीज़ होने लगी। इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सर्वाइव करने लगे। एक बड़े एरिया में जो है वो उन सारी चीज़ों को अच्छे से प्लांट करने लगे, अच्छे से, पहले नहीं करते थे। हाउएवर क्यों, क्योंकि अब टैक्स बढ़ रहा है ना सब पे, भाई टैक्स बढ़ रहा है, तरीके से चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, ज़्यादा करनी पड़ेंगी। इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क, हालांकि ये बहुत थकाने वाला काम भी होता था। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दास और दासी, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर थे, कामकार, उनको ये काम करना पड़ता था क्योंकि ये बहुत काम होता था। ठीक है, ये तो हो गया बेटा आज का ये वाला टॉपिक। अब जैसे यहाँ पे एक जो दूसरा टॉपिक आएगा ना, वो मगध पे आएगा। मगध एक बेटा बहुत ही बड़ा एक महाजनपद है, उसके बारे में यहाँ पे एक लुक है, मतलब उस पर नज़र डालें, उस पर क्या क्या थी, उस पर चीज़ें आसपास क्या थी। तो देखिए मगध की एक नज़र डालें। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन द अबाउट 2200 ईयर्स, मतलब 200 साल तक मगध एक बहुत इम्पोर्टेंट महाजनपद बना रहा। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड द सोन फ्लोड थ्रू मगध, कई रिवर वहाँ से होके बहती थी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिवर थी बेटा गंगा और सोन। ये क्वेश्चन हो गया, ये हर छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आपको बेटा बुक से ही मिलेंगे और आपको यहीं से ही पढ़ना है। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर, अच्छा पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि बेटा रिवर कौन कौन सी थी वहाँ पे मगध में, तो गंगा और सोन हो गई। इनके इम्पोर्टेंस क्या थी, किसकी, रिवर्स की, तो वो एक दूसरा क्वेश्चन हो गया बेटा। अब उसका आंसर कहाँ से है, जो ये पॉइंट्स में लिखा है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर एट दैट पीरियड इन मगध, मतलब उस वक्त में मगध में नदियों के क्या अच्छे यूज थे। तो देखिए क्या अच्छे यूज थे बेटा, पहला ए है ट्रांसपोर्ट, आने जाने के लिए, उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते थे। जो नदी के किनारे जो शहर या गांव बसते थे वहाँ वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू हो गया। वाटर सप्लाई इन्हीं नदियों से होती थी बेटा। मेकिंग द लैंड फर्टाइल, खेतों के लिए, अच्छी ज़मीन के लिए जो पानी और उनको उपजाऊ बनाने के लिए जो पानी था वो भी इन्हीं से यूज़ हो रहा था, जो आज भी होता है। तो ये तीन सबसे बड़े बड़े यूज़ है। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, क्योंकि मगध के आसपास जो खूब जंगल था, एलिफेंट वहाँ बहुत सारे रहते थे। कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, उससे उनको पकड़ा जाने लगा और उनको बड़े बड़े जहाज़ों में रख के शहर में मगध साम्राज्य में लाया जाने लगा, उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी ताकि उनको आर्मी में शामिल किया जाए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, अब घर बनाने के लिए लकड़ी यूज़ होने लगी जंगलों से। कार्ट, बैलगाड़ियाँ बनाई जाने लगी, रथ बनाए जाने लगे। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन, और जैसे आज आप लोहे को देखते हैं ना, कई जगह से प्रोड्यूस होता है, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, तो इन सारे जगहों पे आयरन ओर की माइंस मिली हमें। माइंस होती हैं बेटा खदान, जहाँ से खोद के लोहा निकालते हैं। दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स, और उससे बहुत शक्तिशाली और मजबूत हथियार बनाए जाने लगे। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको फिनिश कर देते हैं। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, अब एक और क्वेश्चन जैसे आए कि नेम द पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध, मतलब मगध के पावरफुल रूलर्स के बारे में लिखिए, तो क्या आंसर आएगा बेटा आपका। पहला है बिंबिसार एंड दूसरा है अजात शत्रु। वैसे तो अजात शत्रु होता है हिंदी में, यहाँ अजात शत्रु लिखा है, तो अजात शत्रु डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, आप ध्यान रखें इस बात का। शत्रु और शत्रु ऐसे करके।
हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद, बिम्बिसार ने और अजात शत्रु ने हर तरह की कोशिशों को करके अदर जनपद को अपने में मिलाना चाहा। कॉन्कर मतलब होता है जीतना। महापद्मनंद वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर, और एक अदर जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो महापद्मनंद था। ही एक्सटेंड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। राजगृह प्रेजेंटेड राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध सेवरल ईयर्स। और राजगृह, आज इसको बेटा राजगीर बोलते हैं, ये बिहार में ही है, और मगध भी पटना ही और उसके आसपास के पूरा इलाका था। ये कई साल तक कैपिटल रही है किसकी, महाजनपद की, मगध की। कौन सी, राजगृह। आज नाम क्या है बेटा प्रेजेंट डे में, राजगीर। तो ये सारी चीजें हैं। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना, और बाद में 200 साल तक रहने के बाद राजधानी पाटलिपुत्र चली गई, जिसे आज पटना कहते हैं आप। ठीक, ये तो यहीं तक था। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इसमें, और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको भेज देंगे हम टाइम से। तो आप अच्छे से अपना ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें, और कोई भी चीज़ ना आए तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।